किस पार्टी से उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? सालों में एक बार माननीय त्रिपाठी जी 5 साल और 10 साल आलोक चौरसिया जी। इनका जो कार्यकाल है किसी से छुपा हुआ नहीं, ये झूठ और लूट का कार्यकाल है। इस बार लेकिन गठबंधन से ही उम्मीद है। उसी में तत्काल लाभ देखने के चक्कर में राज्य का क्या नुकसान होता है या क्षेत्र का क्या नुकसान होता है? जो डाल्टनगंज का हो रहा है, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जो डाल्टनगंज का हो रहा है जी। अगर यहाँ जैसा विधायक वहाँ रहता है और सड़कों का हाल यहाँ रहता, उठा के फेंक देती, कोई पार्टी नहीं देखता। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में के एन त्रिपाठी जी चतरा से चुनाव लड़े थे और इस विधानसभा चुनाव में भी वो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजनीति में झूठ बोला जाता है। हाँ, राजनीति में झूठ बोला जाता है। आपके पिताजी के कार्यकाल में डाल्टनगंज विधानसभा में क्या क्या कार्य अच्छा हुआ, क्योंकि आपको बखूबी पता है? यहाँ देखिए, वही पैसा के बल पर जो कमाया है फिर बांटना शुरू करेंगे चुनाव में। उसे निर्दलीय या आप किसी पार्टी से आते हैं, जीतते हैं, तो जीतने के बाद पहला कार्य आपका क्या होगा? साउथ चले जाइए, पंजाब चले जाइए, लगता है कि उन लोग अलग देश में हम लोग आ गए। सही बात। जो हम कभी कभी बहुत पीड़ा होती है। बिल्कुल। तो झारखंड जितना खनिज पदार्थ और राज्यों में नहीं है, लेकिन फिर भी वो राज्य कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है? एक बार राजीव गांधी जी ने सही बात बोली थी कि 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो 15 रुपया ही पहुँचता है। पहले लोग ज़्यादा निष्ठा से काम करते हैं, अब पहले अपना लोग देखते हैं कि हमारे लिए अब तत्काल कहाँ लाभ है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार डाल्टनगंज निर्वाचन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस बार रोचक मुकाबला होने जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो पिछले बार 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा के नेता आलोक कुमार चौरसिया जी को जीत हासिल हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें तो उनके जीत हासिल होने के बाद डाल्टनगंज के 6 बार विधायक रह चुके इंद्र सिंह नामधारी जी को काफ़ी झटका लगा था। लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में इंद्र सिंह नामधारी जी ने अब राजनीतिक की जो कमान है वो अपने बेटे दिलीप सिंह नामधारी जी को सौंप दिया है। आइए आज बात करेंगे तमाम मुद्दों पे, क्योंकि दिलीप सिंह नामधारी जी भी मूड बना लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर इनको किस पार्टी से टिकट दिया जा रहा है या निर्दलीय लड़ने वाले हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए जी। सर, इस विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कल मेरी जो प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल बेलवाटिका में, और मैंने उनसे यही अपील की है, यही कहा है, ये परीक्षा मेरी नहीं, आप लोगों की है जी। 15 साल हो गए माननीय नामधारी जी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व छोड़े हुए। उसके बाद 15 सालों में एक बार माननीय त्रिपाठी जी 5 साल और 10 साल आलोक चौरसिया जी। इनका जो कार्यकाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। ये झूठ और लूट का कार्यकाल है। एक आदमी झूठ पर झूठ और झूठे वादे करता है, दूसरा लूट में विश्वास करता है। तो ये जनता की परीक्षा है, मेरी परीक्षा नहीं है। अगर वो परिवर्तन चाहते हैं, स्वच्छ और ईमानदार राजनीति चाहते हैं। कल का जो आपका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में लोगों की जो है कि काफ़ी भीड़ थी सर। तो लोग जो आए हुए थे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, तो उन लोगों का क्या समर्थन रहा, क्या प्यार आशीर्वाद रहा, क्या बात रखे वो लोग? देखिए, ये एकदम बहुत जल्दीबाजी में ये कार्यक्रम हुआ कि नवरात्रि का पहला शुभ दिन है, उस दिन शुरुआत होनी चाहिए जी। उसमें बहुत से कार्यकर्ताओं की राय बनी कि जितने प्रमुख कार्यकर्ता जिनसे भी एक दिन में फ़ोन से संपर्क हो सकता है जी, ना किसी को गाड़ियाँ दी गई, ना किसी को कोई साधन उपलब्ध कराए, खाली फ़ोन से एक दिन की मेहनत में जितना, एक दिन की मेहनत में इतना भीड़ था। इतने एक दिन में आपसे सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं, उसके चलते मुझे बहुत नुकसान भी राजनीति में उठाना पड़ता है। राजनीति में झूठ बोला जाता है? हाँ, क्या राजनीति में झूठ बोला जाता है जी। झूठ अगर अब नहीं बोलिएगा, झूठे वादे नहीं कीजिएगा, तो सही में सफल होना बहुत मुश्किल है। जनता भी यही चाहती है कि उनको सपने दिखाए जाएं जी। और सपने कभी भी ऐसे होते हैं जो पूरे होने वाले नहीं होते हैं। तो सपने आप दिखाना मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, जिनका पेशा हो राजनीति वो गलत बातें करेगा। मेरा पेशा नहीं है, मेरा है कि पिताजी इतना लंबी कार्यकाल उनका सेवा कर रहा है यहाँ का। मुझे भी अगर एक मौका मिलता तो मैं ये कोशिश करता सिद्ध करने की कि मैं भी ईमानदारी से जनता की सेवा कर सकता हूँ। ईमानदार राजनीति क्या होती है ये मैं एक मिसाल देना चाहता था, पर ये अब जनता पर निर्भर है कि वो क्या चाहती है। सर, किस पार्टी से उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, मैं आज झूठ नहीं बोलता, आपसे पहले ही कहा है जी। मैं जिससे मेरी विचारधारा बहुत करीब है, जिस पार्टी से,
जिसकी नीतियों को मैं कुछ पसंद कर रहा हूँ, जी मैंने उन्हीं के नेताओं से बात की है, शीर्ष नेताओं से बात की है, और उनका भी रुख पॉजिटिव है। जी देखते हैं रिजल्ट क्या, क्योंकि कुछ भी राजनीति में कहना मुश्किल होता है, क्योंकि पुराने लोग जिस पार्टी में बैठे रहते हैं उन लोग विरोध भी करते हैं कि नए लोगों को ला के टिकट आप दे रहे हैं, पर पार्टी बहुत अपना नफ़ा नुकसान देखती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा निर्णय आना चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में के.एन. त्रिपाठी जी चतरा से चुनाव लड़े थे और इस विधानसभा चुनाव में भी वो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी उनका एक सभा था जो शिवाजी मैदान में, वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के मूड में वो फिर से हैं। देखिए, अब उनकी राजनीति है जी, वो स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, वो लड़ें, उनको मुबारकबाद। पर मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि राजनीति में थोड़ा सा संयम भी होना चाहिए। हर बार, मैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि देखा बाबूलाल जी ने, मैं जेवीएम में था, मैंने देखा कि तालमेल अंतिम समय में विधानसभा चुनाव के साथ गठबंधन महागठबंधन से अलग हो गए, वो मुझे पसंद नहीं आया। मैं इस बार लेकिन गठबंधन से ही उम्मीद है। देखिए, गठबंधन से अब मैं खुलासा करूंगा, बहुत जल्दी ही खुलासा करूंगा, पर मेरी बातचीत चल रही है और हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट भी आए। अगर नहीं भी आएगा तो फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, कार्यकर्ता के बीच में जाऊंगा, जो उन लोग आदेश करेंगे उसको मानूंगा। अगर वो लड़ने का आदेश देंगे तो लड़ा जाएगा, अगर वो कुछ दूसरा आदेश देंगे तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा। सर, आपके पिताजी डाल्टनगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं, तो सर पहले की राजनीतिक और अब की राजनीतिक में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जमीन और आसमान का फ़र्क हो गया, क्योंकि मेरी भी उम्र 55 साल हो गई है जी। मैं पिताजी को विगत 25 सालों से चुनाव में ही प्रभारी रहता था जी। मैं ही देख रेख करता था, बूथ मैनेजमेंट करता था जब वो नहीं रहते थे। जब वो बड़े बड़े पदों की जिम्मेवारी में थे, मैं अच्छे से देखता था जी। मुझे एक एक गली, एक एक कार्यकर्ता का नाम कंठस्थ याद। बहुत ज़मीन आसमान। पहले लोग ना 3 गाड़ियों में हम लोग चुनाव लड़ते थे। पहले एक से शुरू हुई, एक गाड़ी रहती थी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जी। फिर 3 गाड़ियों पर हम लोग आए, हर ब्लॉक में एक गाड़ी जी। अब हर पंचायत में गाड़ी मांगते हैं, हर पंचायत में ऑफिस खोलने के लिए लोग कहते हैं। और उसके बाद क्या पता, चुनाव के बाद सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। उस समय रोज़ डालते लोग आते हैं, तेल भी नहीं चाहिए होता है। पर उस समय, इस समय जो चुनाव के समय बहुत कठिन समय होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। पहले लोग ज़्यादा निष्ठा से काम करते हैं, अब पहले अपना लोग देखते हैं कि हमारे लिए अब तत्काल कहाँ लाभ है जी, उस तरफ तुरंत ढल जाते हैं। लेकिन उसी में तत्काल लाभ देखने के चक्कर में राज्य का क्या नुकसान होता है या क्षेत्र का क्या नुकसान होता है? जो डाल्टनगंज का हो रहा है, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जो डाल्टनगंज का हो रहा है जी। सड़कों आप आई हैं, रामगढ़ से आए हैं ना जी, नेवरा से यहाँ भी आए होंगे, इधर आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख के आए ना क्या हाल है? देखे और दिखाए भी है खबर। मतलब वो अब धान की खेती के लिए उपयुक्त है वो सड़क एकदम। बिल्कुल। उसमें पानी है, वो है कि लगे बिहन होता तो धान की भी उसमें हो सकता जी। पर अब आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब है, यही होगा। हाँ। और सर, जो कुछ लोग जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के या जो मतदाता हैं, जात पात पे जो है कि मतदान करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कल का भाषण मेरा यही था कि अगर विकास की बात करनी है तो धर्म और जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा जी। अगर इस संकुचित दायरे में होकर आप लोग मतदान करेंगे तो अच्छे लोगों का आना बहुत मुश्किल है। देखिए, जो अच्छा इंसान होगा, अच्छे विचार का होगा, जिसका पैसा पर ध्यान नहीं होगा, बेईमानी पर ध्यान नहीं होगा, वो कभी नहीं इतना लोगों की बात सुनेगा। आपके पिताजी के कार्यकाल में डाल्टनगंज विधानसभा में क्या क्या कार्य अच्छा हुआ, क्योंकि आपको बखूबी पता है? पापा कहते थे, हम तो बाद में 25 साल देखे हैं, कि जब मैं बना पहली बार विधायक तो एक पक्की सड़क नहीं थी, ग्रेड 1 नहीं थी जी, पुल नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, समझिए उस समय कोटा भी नहीं था, ना पैसा सरकारों के पास होता था, ना विधायक कोटा होता जी। उस समय कहते थे कोई निगम से, बोर्ड से, कोई मंत्रियों को पकड़ के कुछ ला के कहते पूरे क्षेत्र को धीरे 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 सजाते गए। और आज आप जो सड़कों का जाल देख रहे हैं, एक एक नदी पर 4-4 पुल देख रहे हैं, कोई भी आप सारा इन्होंने कनेक्ट किया है, भंडारा से लेके डाल्टनगंज तक, बिहड़ों में सड़कें ले गए, बिजली ले गए, क्योंकि ये बैठने वाले आदमी नहीं थे, जनता के बीच रहते थे, जनता की समस्याओं को देखते थे। तो जहाँ समस्या फिर वहाँ काम करते थे। कहीं पानी है तो पानी पहुँचाओ, कहीं बिजली नहीं है तो बिजली पहुँचाओ, जहाँ सड़क नहीं है सड़क पहुँचाओ, कहीं बेरोजगारी है तो कुछ लड़कों को नौकरी दो।
तो उन्होंने अपने कार्यकाल को बहुत ही पब्लिक को समर्पित किया, पर आज तो झूठे वादे, बड़े बड़े होर्डिंग, पैसा खर्चना, टिकटों का कैसे भी जुगाड़ करना। अभी जो है कि खासकर अगर ब्लॉक में कोई जाता है, गरीब व्यक्ति कुछ काम कराने के लिए, सरकारी काम कराने, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या और तरह तरह की जो सरकारी योजनाएं दिया जाता है, तो रिश्वतखोरी की जो बात चलती है, करप्शन ज़्यादा जो है कि फैल चुका है सर। तो उस समय का दौर और इस समय का दौर में क्या फ़र्क है? देखिए, रिश्वतखोरी तो शुरू से रही है जी। इस समय कुछ बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका थोड़ा ज़्यादा हो गई है रिश्वतखोरी। उसके लिए जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं, चाहे वो मुखिया हों, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों जी, चाहे विधायक हों, चाहे जिला परिषद हों, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक विकेंद्रीकरण हो गया है भ्रष्टाचार का। ये सरकारों ने विकेंद्रीकरण, हमारे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने किया था कि पावर का बंटवारा हो, कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पावर जाए, जो सत्ता की है, तभी ये मुखिया बने, पंचायत समिति। अब क्या हुआ है, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो गया है। ऊपर से नीचे तक परसेंटेज बांध लिया जाता है, तुम 2% लोगे, तुम 3% लोगे, वैसे ही पदाधिकारियों का हाल। तो कहाँ जनता का पैसा जाएगा, आप जान ही थे ना। एक बार राजीव गांधी जी ने सही बात बोली थी कि 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो 15 रुपया ही पहुँचता है जी। तो कुछ बात में उसमें दम था। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, सब कुछ किया, पर ये सच्चाई है। एक सड़क अगर 2 करोड़ की है तो पीसी उसी लेते, सब रॉयल्टी उल्टी काटते और ठेकेदार अपना बचाते हुए, और सड़क 30-40 हज़ार की 40 लाख की, तो उसमें क्या उम्मीद है? जो 2 करोड़ का एस्टीमेट है उसमें 30-40 लाख खर्च कीजिए, और कहाँ से टिकेगी? टिकेगी ही नहीं। बिल्कुल। आपका सोच क्या है, आप किस बेसिस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो देखा जाता है पार्लियामेंट में जब विधायक जाते हैं तो लोग सड़क के बारे में तो कहीं कहीं सवाल उठाते हैं, लेकिन शिक्षा, गरीबी, अस्पताल में क्या हो रहा है, मरीज जो है कि रोज़ाना आए दिन मर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे आखिर शिक्षा पे आवाज़ क्यों नहीं लोग उठाते हैं सर? देखिए, आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसके लिए हम भी दोषी हैं। हम मतलब सारी जनता भी, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, हम लोग दोषी हैं जी। हम लोग को अकाउंट में रुपया चाहिए। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? जो टैक्स के रूप में हम लोग पैसा देते हैं, जो और भी जो उन्होंने टैक्स लगाती है सरकार, किसी भी चीज़ पर सेस लगाती है, वैसे ही पैसा आता है। अब वो पैसा हमारे अकाउंट में डालने लगे कोई सब्सिडी के नाम पर, कोई भी योजना के नाम पर, उससे क्या होगा? हम 1000 रुपया तो ले लिए, मेरे अकाउंट में 1000 रुपया आ गया जी। मेरा बच्चा फिर बीमार पड़ गया, एक टेस्ट कराने जाइए तो कोई महंगा टेस्ट, अगर MRI या कुछ लिख दे, 5-7 हज़ार रुपया चला जाएगा टेस्ट में, और उसके बाद इलाज, अगर कोई गंभीर बीमारी होगी, बीमारी तो अमीर और गरीब देख के आती नहीं है, अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो सब ज़मीन भी बंधक रख जाएगी या रिश्तेदारों से उधार लेंगे, उसको चुकाते चुकाते ज़िंदगी बीत जाएगी। बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, या आप जिसको बीमारी हुई है, तो हमको बताइए 1000 रुपया कहाँ गया, समझ में आया? और वही 1000 रुपया नहीं लेके अगर सरकार मजबूत रहे, काम करे, चिकित्सा अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री दे, अच्छा इलाज दे, शिक्षा में बच्चे हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तो सब कुछ विदेशों में यही है। विदेश आपको भी पता है कि झारखंड राज्य में खनिज पदार्थ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी और राज्यों की तुलना अगर किया जाए, जो झारखंड जितना खनिज पदार्थ और राज्यों में नहीं है, लेकिन फिर भी वो राज्य कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है? सोच में बदलाव लाना होगा। हमारे में बहुत कमियाँ हैं। हम लोग बहुत छोटे लाभ के लिए भागते हैं, सरकारों के पीछे, विधायकों के पीछे, सांसदों के पीछे कि एक हमको कोटा मिल जाए, 50,000 का काम मिल जाए, जिसमें काम करे भी नहीं, हम लोग 10-20 हज़ार रुपया बचा ले। ये मानसिकता को छोड़ना हो। बड़ी सोच जो दूसरे राज्य डेवलप कर रहे हैं हिंदुस्तान में ही जी, एकदम साउथ चले जाइए, पंजाब चले जाइए, लगता है कि उन लोग अलग देश में हम लोग आ गए। सही बात। जो हम कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है जी। अगर यहाँ जैसा विधायक वहाँ रहता है और सड़कों का हाल यहाँ रहता, उठा के फेंक देती, कोई पार्टी नहीं देखता, उठा के चुनाव में जनता फेंक देती कि घर बैठो, मतलब घूम ही नहीं सकता, बहुत बेइज्जत किया जाता जी। पर यहाँ देखिए, वही पैसा के बल पर जो कमाया है फिर बांटना शुरू करेंगे चुनाव में, उसी में। हाँ, बहुत से हैं गांव में ऐसे लोग, पकड़ेंगे पैसा, जात पात के नाम पर जय जय होने लगेगा। और सारा उनका किया हुआ 10 साल का पाप सब धो दिया जाएगा, पैसे के बदौलत होगी। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ।
चलिए ठीक है, निर्दलीय या आप किसी पार्टी से आते हैं, जीतते हैं, तो जीतने के बाद पहला कार्य आपका क्या होगा? मेरा पहला कार्य होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करूं। जी। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, विकास का पहला पैमाना है सड़कें एकदम, जहाँ से अगर आना है आपको किसी गांव से 10 मिनट लगना चाहिए अच्छी सड़क में, तो आपको 10 मिनट में डाल्टनगंज मुख्यालय पहुंचना चाहिए। अब वो 2 घंटा में वहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो क्या काम करेगा? वैसे ही बाहर के भी जो लोग आएंगे, इंडस्ट्री ही लगाना चाहते हैं, जब तक उनको सड़कें अच्छी नहीं मिलेंगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, कौन अपना पैसा कितना है क्यों लगाएगा कोई? इसलिए लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है। लगाम लगे, जो गलत लोग हैं उन पर कसा जाए, लगाम कसी जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए, अच्छी बनाई जाए, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज बने। उसके लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि सच्चे दिल से प्रयास करेगा तो मैं जानता हूँ उसका क्षेत्र तो ज़रूर बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, अगर सच्चे दिल से करेगा जी। खाली बोल के होर्डिंग टांग के करना है तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत जल्द जो है कि खुलासा होने वाला है कि सर को आखिर किस पार्टी से टिकट मिलेगा। टिकट मिलने के बाद भी सर से बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी का फरमाइश था कि इंद्र सिंह नामधारी जी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी जी से मिलवाइए हम लोग को और इंटरव्यू लीजिए। तो बहुत मेहनत करने के बाद सर, क्योंकि ज़्यादा व्यस्तता इनकी है, दिल्ली थे, फिर आने के बाद सर से मुलाकात की और सर हमको बोले कि आइए आकर के आप जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।